हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बीपीएससी ट्री 3.0 यानी कि तीसरे फेज की परीक्षा जो है आप लोगों को अगस्त 2024 में होना है, जो कि ऐसा आप लोग को घोषणा किया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो दोस्तों, आप लोग के लिए जो समय है ये, इसमें इस बार पक्का अगर सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों, अगर वो 40 नंबर की जो तैयारी है और आप लोग को सेपरेट जो पेपर की तैयारी है, इसकी अगर संपूर्ण तैयारी करना है तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और लगातार आप लोग को ये क्लासेज मिलते रहेगा। तो चलिए हम लोग आज से इस क्लास को शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बिना देर किए हुए। तो पहला प्रश्न आप लोग को है कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। ये दोस्तों, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, ये प्रश्न है। आप लोग को बिल्कुल वही पैटर्न देखने को मिलेगा जो पैटर्न आप लोग को, अगर जो दोस्त हमारे बीपीएससी ट्री 1.0 और 2.0 दिए होंगे तो वो भली भांति से समझ रहे होंगे कि पांच पांच ऑप्शन जो है प्रश्न में पूछे जाते हैं, पांच ऑप्शन दिए जाते हैं एक प्रश्न के लिए। तो आप लोग को बिल्कुल वही एकदम परीक्षा की तरह बिल्कुल फील होने वाला है। आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताना है, असहयोग आंदोलन को निलंबित कब किया गया था। ऑप्शन है 1923, 1921, 1922। उपयुक्त में से एक से अधिक, अउपयुक्त में से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। तो दोस्त मेरे, इस प्रश्न का जो आप लोग को उत्तर हो जाएगा, ये आप लोग को 1922 हो जाएगा, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन की अगर बात की जाए तो ये 1922 में जो है इसको, ये 1922 में इसको निलंबित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन तो ये हो गया कि निलंबित किया गया था। अगर पूछ लिया जाए कभी कि ये किसके द्वारा ये इसका नेतृत्व किया गया था, तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, ठीक है ना। ये नेतृत्व किया गया था। कब से कब तक असहयोग आंदोलन चला, तो जैसा कि 1922 में तो बंद हो गया, लेकिन 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1920 से लेकर 1922 तक जो है ये असहयोग आंदोलन चला था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है कि फीफा विश्व कप 2026 कहाँ होगा। तो फीफा का जो विश्व कप होता है दोस्तों, ये ऑप्शन है आप लोग को स्पेन, कनाडा, मैक्सिको। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फीफा विश्व कप 2026 की अगर बात की जाए तो दोस्त मेरे ये तीन देश में होने वाला है। कहाँ कहाँ होने वाला है, तो देखिए एक तो कनाडा में होने वाला है, एक मतलब होना ये तीनों तीन देश को मिलाकर होना है, ठीक है ना। यानी कि जितने भी फीफा विश्व कप 2026 के मैच होंगे वो इन्हीं तीनों देश में होंगे। कनाडा में होंगे, कुछ मैक्सिको में होंगे और कुछ यूएसए में होंगे। यानी कि इन तीनों देशों के मिलकर जो है ये विश्व कप 2026 की मेजबानी की जा रही है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर कनाडा मैक्सिको दोनों ऑप्शन में है और कभी यूएसए भी दे दे तो आप एक से अधिक लगा दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। लगातार आप लोगों को क्लासेज मिलते रहेंगे दोस्तों, बस आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और आप लोग की एकदम जबरदस्त तैयारी, चाहे वो जीके हो, जनरल साइंस हो। आप लोग को अगर कहिएगा तो सेपरेट आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज भी क्लासेस जो है हमारे चैनल पर आप लोग के लिए मौजूद हो जाएगा। आप लोग के लिए मैं लेकर आ जाऊंगा। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए कि क्या क्या चीज का आप लोग को जरूरत है, कौन सी क्लासेस का जरूरत है। अब बाकी ये तो 40 नंबर का जो है ये आप लोग को जो जीके जो कॉमन पेपर रहता है, जो सब किसी को देना रहता है, वो आप लोग की जबरदस्त तैयारी हमारे चैनल पर लगातार चलते रहेगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप लोग को कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन आप लोग के पास है ऋषभ देव, गौतम बुद्ध, पार्श्वनाथ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। तो जैन धर्म की 23वें तीर्थंकर की बात की जाए दोस्त मेरे, तो ये आपको हो जाएंगे पार्श्वनाथ। इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये पार्श्वनाथ जी थे, ये आप लोग को जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अब परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि भाई मेरे 24वें तीर्थंकर कौन थे, या अंतिम तीर्थंकर पूछ दे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर या 24वें, दोनों में से अगर कोई पूछ दे तो आप लोग को हो जाएंगे महावीर स्वामी हो जाएंगे, ठीक है ना। महावीर स्वामी जी हो जाएंगे। ये आप लोग को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कह लीजिए, अंतिम कह लीजिए।
आप लोग को देखिए 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो पहला पूछ दिया जाता है कि ये पहले तीर्थंकर कौन थे? चलिए पहला भी मैं लिख दे रहा हूँ। जैन धर्म के पहला तीर्थंकर जो थे आप लोगों को, ये ऋषभ देव जी थे, ठीक है ना? मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ऋषभ ऋषभ देव जी थे। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो थे ये ऋषभ देव थे। 23वां जो है ये पार्श्वनाथ और 24वां जो है महावीर स्वामी। और इन्हीं लोग से लगातार जो है प्रश्न आप लोग को पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, और आप लोग के लिए सेपरेट और बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस जो है हमारे चैनल पर आप लोग के लिए ऑलरेडी उपलब्ध है। आप लोग अपने परीक्षा में एकदम गारंटेड आप लोग मान कर चलिए कि आप लोग की जीके जीएस की तैयारी यहाँ पर हो जाएगी, करंट अफेयर की भी हो जाएगी। हिंदी इंग्लिश और करंट अफेयर का तो एकदम जबरदस्त क्लासेस चल रहा है। मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस हमारे चैनल पर मिलता है। तो आप लोग बने रहिए, और चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोग को 4 नंबर प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन क्रॉम्पटन, ये क्रॉम्पटन होगा, मैक्सवेल, आइंस्टीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। तो दोस्त मेरे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की अगर बात की जाए तो ये दोस्त मेरे, ये आप लोग को आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न आप लोग को है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप लोग को देखिए बिल्कुल बिल्कुल आप लोग को जिस तरह बीपीएससी ट्री 2.0 में प्रश्न पूछे गए थे, यानी 5-5 ऑप्शन दिए गए थे, बिल्कुल आपको उसी तरह ऑप्शन जो है इन सारे प्रश्नों में आप लोग को देखने को मिलेगा। और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर दोस्तों शानदार तरीके से आप लोग मैं कराते चलूंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसकी उत्तर की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये न्यूटन का तृतीय नियम पर ये कार्य करता है। रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर ये कार्य करता है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न है आप लोग को कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है ना? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे या था? ठीक है ना? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी की राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो देखिए इस ऑप्शन में ही आप लोग को नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ई जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बात ये होता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आखिर में थे कौन? तो ये आप लोग को थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे, ये महात्मा गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना? ये आप लोग को महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 7वां नंबर है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन आप लोग के पास है अनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविकी, कोशिका विज्ञान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आप लोग को उत्तर हो जाएगा अनुवांशिकी जो हो जाएगा, इस प्रश्न का शानदार जवाब हो जाएगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो होता है दोस्त, ये वंशागति के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोग चाहे तो मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना जवाब टाइप करते चलिए, और अंत में जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का जवाब आप लोग के द्वारा सही किया गया। आप लोग ईमानदारी पूर्वक उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? ठीक है ना? रूबेला का ऑप्शन है क्यूबा, बोलिविया, भूटान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आप लोग को बताना है। तो रूबेला का सफल उन्मूलन जो है दोस्त मेरे, ये आप लोग को भूटान के द्वारा किया गया है, इसी के द्वारा घोषणा किया गया है। तो रूबेला का हमारे यहाँ सफलतापूर्वक उन्मूलन कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 9 नंबर है आप लोगों को कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी की बात की जा रही है दोस्त मेरे। ये 4-5 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन पांचों ऑप्शन में से आप लोग को जो ये ऑप्शन मेघालय जो हो जाएगा, आप लोग को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? ये ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 10 नंबर है आप लोग को कि लेक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? लेक्टियल जो होता है दोस्तों, ये किससे संबंधित होता है? ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, लैक्टिक अम्ल स्त्राव, वसा अवशोषण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो लैक्टियल की अगर जहां तक बात की जाए दोस्तों, ये एक प्रकार का वसा होता है और ये आप लोग को वसा अवशोषण से संबंधित होता है, ठीक है ना। ये लैक्टियल जो है वसा अवशोषण से संबंधित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 11 नंबर है कि एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? बिंदु प्रति इंच, शब्द प्रति इंच, प्रहार प्रति इंच, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कभी भी प्रिंटर आप लोग खरीदते हैं तो उसकी जो गुणवत्ता है दोस्तों, आप लोग कई बार सुने होंगे कि डॉट प्रति इंच जो है, ये आप लोगों को कि ये इसी से गुणवत्ता निर्धारित की जाती है। तो डॉट कह लीजिए या बिंदु प्रति इंच कह लीजिए, दोनों बात एक ही हुआ, ठीक है ना। आप लोग को इसी से, ये आप लोगों को गुणवत्ता जो है किसी भी प्रिंटर की निर्धारित इसी से की जाती है। तो कई बार आप लोग को बीपीएससी ट्री 2.0 में आप लोग को कंप्यूटर से भी प्रश्न आप लोग को बार बार पूछे गए हैं। तो आप लोग को जीके जीएस और करंट अफेयर से आप लोग को मानकर चलिए कि 40 प्रश्न जो है आप लोग को कॉमन पूछे जाते हैं सब किसी को, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? रानी विक्टोरिया की बात की जा रही है दोस्त मेरे। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग के पास है 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रानी विक्टोरिया की अगर उद्घोषणा की अगर बात की जाए तो ये आप लोग को ये की थी आप लोग को 1 नवंबर 1858 को की थी। कब की थी? 1 नवंबर 1858 को की थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न 13 नंबर है कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो पूना समझौता कह लीजिए या आप लोग को प्रश्न में कभी पूछ ले पूना पैक्ट पूछ ले, दोनों बात एक ही होता है, ठीक है ना। और ये आप लोगों को कब हुआ था हस्ताक्षर, ये बात पूछा जा रहा है। तो ये आप लोग को ऑप्शन जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा सही। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बी आर अंबेडकर, मैं लिख दे रहा हूं अंबेडकर, महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में यरबदा सेंट्रल जेल में जो है ये आप लोग को पूना पैक्ट पर ये समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है ना। ये यरबदा जेल में ये समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो इन बातों को भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा पूना पैक्ट के रिगार्डिंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? चंपारण देखिए, आप लोगों को अगर बीपीएससी ट्री ट्री 1.0 का अगर बात किया जाए, 2.0 का बात किया जाए, तो चंपारण आंदोलन से दोस्तों ऐसा कोई शिफ्ट बचा नहीं था जिससे प्रश्न न पूछा गया हो जिसमें। तो चंपारण आंदोलन आप लोग को बीपीएससी ट्री का जो है आप लोगों का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। तो जितना भी बिहार में आप लोग को चंपारण और बाबू वीर कुंवर सिंह से मैं कितना प्रश्न देखा हूं कि ये बार बार रिपीट भी किए गए हैं और बार बार इनसे एक दो प्रश्न तो देखने को मिल ही जाते थे। तो आप लोग इन चीजों पर विशेष ध्यान दीजिएगा और आप लोग के लिए बिहार स्पेशल के शानदार हमारे चैनल पर 3 वीडियो हैं जिनमें आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और आप लोग के लिए जितना भी महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोग को वहां पर उपलब्ध है। आप लोग बस चैनल पर बने रहिए और इसी तरह शानदार तरीके से हमारे चैनल पर अगर बने हैं, अगर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। और इतनी जबरदस्त क्लासेस लगातार पाने के लिए चैनल को एक लाइक तो करना ही पड़ेगा आप लोग को वीडियो को, और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करते रहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चंपारण समस्या की अगर बात की जाए तो ये ऑप्शन जो तीनों दिया गया है इनमें से कोई नहीं है। ये आप लोग को पहली बार जो है ये 1916 का जो था ये कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, ठीक है ना। लखनऊ अधिवेशन था जिसमें ये चंपारण समस्या जो है उसमें चर्चा का विषय बना था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये चर्चा का विषय बना था। तो ये 1916 सही हो जाएगा यानी कि इस प्रश्न का उपयुक्त में से कोई नहीं जो है आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 15 नंबर है आप लोग को कि 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 में तो अपने देश
के द्वारा मेजबानी किया गया, अपना देश भारत के द्वारा किया गया। अब 2024 की बात की जा रही है, क्योंकि आप लोग की परीक्षा जो है अगस्त 2024 में होना है, तो आप लोग को बहुत प्रोबेबली है कि आप लोग को जो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप लोग को हॉट टॉपिक बोले जाते हैं। G20 हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, इस तरह वर्ल्ड कप हो गया, T20 हो गया, तो इनसे प्रश्न आप लोग को कई बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिए कि 2024 में कहाँ पर मेजबानी होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा, ये ब्राजील में होगा, ठीक है ना। 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को मेजबानी जो है ये दिया गया 2024 के G20 के लिए। अब ये G20 अब G20 नहीं रहा है, अब इसमें एक और देश शामिल हो गया है और ये हो गया है अब G21 हो गया है, ठीक है ना। अब G20 ही नहीं रहेगा, ये G21 हो गया है। और वो नया देश कौन है, मैं कई बार आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ। नया जो कंट्री जो ऐड हुआ है G20 में, जिसके चलते अब G21 हो गया, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन सा वो 21वां देश है जो G20 में शामिल हुआ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न 16 नंबर है कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। तो इससे तो भाई आप लोग बहुत वाकिफ होंगे। चौरी चौरा ऑप्शन है गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, इनमें से एक से अधिक उत्तर में से कोई नहीं। तो चौरी चौरा की बात की जाए तो आप लोग को ये तुरंत आप लोग ऑप्शन लगा दीजिए, गोरखपुर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 नंबर है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डेसिबल जो होता है दोस्त मेरे, आप लोग को जब भी बात की जाए डेसिबल की, तो ये आप लोग को वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न 18 नंबर है कि एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। भाई फ्यूज की तार को देखिए, क्वेश्चन किसी तरह भी पूछे, आप लोग बस फ्यूज के तार के आप लोग गुण समझ लीजिए कि क्या क्या उसका गुण होता है, क्या किन लक्षणों के द्वारा पहचाना जाता है। तो फ्यूज का जो होता है ये उच्च प्रतिरोधकता होता है और निम्न गलनांक होता है। उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक के कारण ही फ्यूज की यही पहचान रहती है, ठीक है ना। आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 19 नंबर है आप लोग को कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है। लर्न एंड अर्न योजना की बात की जा रही है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लर्न और अर्न योजना जो है आप लोग को ये मध्य प्रदेश के द्वारा जो है आप लोगों को ये शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। और मध्य प्रदेश में दोस्त मेरे आप लोग को हाल फिलहाल में ही न्यू सीएम बने हुए हैं, नया वहां के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनका नाम भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अभी मध्य प्रदेश के वर्तमान में यानी कि जनवरी 2024 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग बताइए कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम कौन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग को देखिए दोस्तों, जितने भी परीक्षा के लिए आप लोग को महत्वपूर्ण आप लोग के लिए जो प्रश्न बन सकते हैं, उनकी जबरदस्त तैयारी जो है मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि लगातार आप लोग को इसी तरह कराते रहूं। बस आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि चैनल नया है तो आप लोग की सपोर्ट जो है अपेक्षित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 20 नंबर है आप लोग को कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक कौन सा है। लोहा में जंग लगने का मुख्य कारक कौन सा हो जाएगा भाई। तो ये तो डायरेक्ट आप लोग तुरंत लगा दीजिएगा, ऑक्सीजन, ठीक है ना। बिना ऑक्सीजन के जंग का कोई कहानी ही नहीं बनेगा, ठीक है। लोहे में आप लोग देखे होंगे कि लोहा का कोई रड बाहर अगर रखा गया रहता है तो कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उस पर लालिमा एक परत चढ़ जाता है और बहुत अधिक होने पर वो जंग लगकर झड़ने लगता है। तो वो जो होता है आप लोग को ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ये बाहर जो है ऑक्सीजन का जो मॉइस्चर होता है उसी से ये आप लोग को रिएक्शन करके जो है ये रस्टिंग होने लगता है। इसको रस्टिंग भी कहा जाता है, जो जंग लगने लगता है, ठीक है ना। तो ये लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन ही होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 21 नंबर प्रश्न है आप लोग को कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है।
मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन है पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो पाचन अंग की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो अधिकांश पाचन होता है ये आप लोग को होता है छोटी आंत में। ये कहाँ होता है? आप लोग को छोटी आंत में होता है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग को है 22 नंबर की 1857 विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के, देखिए यहाँ पर कुंवर सिंह वाला प्रश्न आ गया, कि विरुद्ध भेजा गया था। तो मैं आप लोग को बोल दूं कि बीपीएससी ट्री 1 एक बार और मैं दोहरा दे रहा हूं कि बीपीएससी ट्री 1.0 और 2.0 के पूरा शिफ्ट का प्रश्न देखने के बाद में आप लोग एक चीज तो डेफिनेट याद रख लीजिए कि बाबू वीर कुंवर सिंह से और चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन हर हाल में एक एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा और आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, जो कि हमारे बिहार स्पेशल जीके में आप लोग को ऑलरेडी उपलब्ध है। तो 1857 की विद्रोह की बात की जाए तो बाबू वीर कुंवर सिंह के जो विरुद्ध सेनापति को भेजा गया था। तो पहले कहानी सुन लीजिए, इसमें जो चारों ऑप्शन, तीन ऑप्शन दिए गए, हीरोज, हैविट, कैंपबेल, एक से अधिक कोई नहीं। तो इनमें से पहले ऑप्शन तो देख लगा लीजिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कोई नहीं। तो कहानी सुनिए पहले कैसे कहानी होता है। पहले आए कैप्टन डनवर महाराज, ठीक है ना। कैप्टन डनवर, कभी कभी डुनवर भी लिख लिया जाता है। तो कैप्टन डुनवर आए और दोस्त मेरे ये सोचे कि 80 बरस को उस समय जो थे बाबू वीर कुंवर सिंह थे, तो ये सोचा कि राज हड़प नीति का उस समय बहुत कार्यक्रम चल रहा था और कई जगह जैसे आप लोग को झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा और कानपुर में आप लोगों को मतलब सभी जगह अलग अलग जगह पर बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, इन सब के द्वारा जो है आंदोलन में भाग लिया गया था। लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह जो है आरा के जगदीशपुर, उस समय आरा ही बोला जा रहा था, आरा में ये जगदीशपुर एक जगह है, ठीक है ना, ये जगदीशपुर, तो यहीं के वो राजा थे। और कैप्टन डनवर जो है बड़ी हल्के में इनको ले लिया था और पूरा अपना दल बल लेकर आया और पूरा दल बल के साथ धाराशाही हो गया, ठीक है ना। और ये मारा गया, बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा ये मारा गया, ठीक है ना। इसका जो अपना सपना था, सपना धरा धरा ही रह गया और ये मारा गया। तब भाई अंग्रेजों में बड़ा खलबली मचा कि भाई ये कौन सा आदमी है जो 80 बरस का है और यही कैप्टन डनवर जैसे आदमी को मार दिया। तब इसके द्वारा भेजा गया, ब्रिटिश सेना के द्वारा, अंग्रेजों को द्वारा भेजा गया, मेजर बिसेंट आयर को भेजा गया, ठीक है ना, मेजर बिसेंट आयर को भेजा गया, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों ये धोखा से एक जगह किसी के द्वारा ये बता दिया गया था, ऐसा इतिहास में लिखा गया है कि जब जगदीशपुर के जो नरेश या बाबू वीर कुंवर सिंह जो है उस समय नाव से पार कर रहे थे और उनकी नाव जो है अंतिम में थी, तो इसके द्वारा अंधाधुंध फायरिंग जो है बाबू वीर कुंवर सिंह पर किया गया। इसमें से एक गोली जो है बाबू वीर कुंवर सिंह के बाह में भी लग गई, यानी कि हाथ में लग गई। तो उनकी बहादुरी देखिए कि वो अपना हाथ जो है उसी समय एक हाथ को काट दिए और गंगा जी में प्रवाहित कर दिए। किस लिए भाई? कि जो है संक्रमण न बढ़े। तो देखिए 80 बरस की उम्र में इतना अदम्य साहस जो है किसी के द्वारा आज तक नहीं किया गया है और इसीलिए उनको बूढ़ा शेर भी कहा जाता है बाबू वीर कुंवर सिंह को, और कई उपनामों से भी उनको जाना जाता है, ठीक है। और उनका जो नाम है इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। तो मेजर बिसेंट आयर के द्वारा जो है इनको पराजित कर दिया गया। इस बार काफी ये लोग अपना कल बल छल नीति के द्वारा ये इन पर आक्रमण किए थे बाबू वीर कुंवर सिंह पर। बाकी ये कैप्टन डनवर भी बहुत अच्छा खासा अपना सेना लेकर आया था, लेकिन ये मारा गया था। तो चलिए खैर छोड़िए इन सब बातों को, इनको अगर डिटेल में जाया जाएगा तो बहुत हो जाएगा। अगर 1857 की क्रांति पर आप लोग को कभी वीर कुंवर सिंह जी पर आप लोग को कभी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए या लिखने के लिए निबंध आ जाए, तो ये सब बातें जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। कथा कहानी के जैसे कह देने से ये चीजें जो है आप लोग को याद हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 23 नंबर आप लोगों के लिए है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो दोस्त मेरे, ये भारत सरकार अधिनियम जो है ना, ये आप लोगों को कभी अगर एग्जाम में पूछ दे, मैं आप लोग को थोड़ा सा जो फैक्ट है कुछ बता दूं, ताकि आप लोग जो है भारत सरकार अधिनियम से जो है 1935 से और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी याद रख लीजिएगा। तो अगर अपने भारतीय संविधान की अगर बात की जाए,
कभी परीक्षा में पूछ ले कि सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सा अधिनियम का पड़ा, तो वो दोस्त मेरे ये जो अधिनियम था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था, इसका सबसे ज्यादा ज्यादा जो है प्रभाव देखने को मिलता है अपने भारतीय संविधान पर। और अपना जब भारतीय संविधान बना तो ये बात भी आप लोग बखूबी से जानते हैं कि ये कई देशों का जो है संविधान से उपबंधों को जो है उधार लेकर कह लीजिए या ये कह लीजिए कि वहां से आप लोग को लेकर जो है अपने भारतीय संविधान में जो है इनको समाहित किया गया है। चाहे वो कनाडा की संघीय व्यवस्था हो या आप लोग मौलिक अधिकार, आप लोग को मौलिक कर्तव्य, इन सब चीजों को जो है कई देशों से उधार लिया गया, यूं कह लीजिए बोरोइंग किया गया। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये भारत सरकार अधिनियम को 1935 को जो है गुलामी का चार्टर जो है कहकर निंदा जो किया था, वो जो थे दोस्त मेरे, ये जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है ना। ये जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, इन्होंने ही इसको भारत सरकार अधिनियम ये 1935 को गुलामी का नया चार्टर बताकर इसका निंदा किया था। और इसमें से जितने ऑप्शन है वो नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ई जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को इसी तरह जबरदस्त आप लोग को क्लास लेकर चलूंगा, बिल्कुल आप लोगों को एकदम डाउट क्लियर होते चलेगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिए, आप लोग मेरे को मेल कीजिए पर्सनली, आप लोग को डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न 24 नंबर है कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सिया राम सिंह की अगुवाई में कहने पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना, ये कहने नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सिया राम सिंह की अगुवाई में कहां पर, ये कहां पर होगा दोस्तों, कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? ऑप्शन है चंपारण, पटना और भागलपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्त मेरे, ये सिया राम सिंह जी की अगुवाई में जो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना जो हुई थी, आप लोग को ये हुआ था भागलपुर में हुआ था, ठीक है ना, ये भागलपुर में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, देखिए ये भी साइंस का प्रश्न है कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। क्या व्यक्ति देख नहीं पाता है दोस्तों मायोपिया में? तो दोस्त मेरे, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है मायोपिया में, ठीक है ना। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति जो है दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, क्योंकि यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चन जो है आप लोग को प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग की परीक्षा में, और आप लोग घबरा कर उल्टा पलटा आंसर कर देते हैं। आप लोग कभी भी प्रश्न को जब कीजिए तो एक नहीं दो बार पढ़िए, अगर प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए। चूंकि दोस्तों इस बार देखने को मिला किसी भाई बहन का 1 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो जिनका नहीं हुआ उनके लिए काफी अफसोस की बात है भाई मेरे। आप लोग को इस बार जो है आप लोग को पक्का सिलेक्शन ले लेना है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ये हार जीत का खेल है, चलते रहता है। आप लोग जो है इस बार हारे हैं तो हारे नहीं है, आप लोग एकदम हार को अपना मजबूती बनाकर अगले तैयारी में भिड़ जाइए। और अगस्त 2024 में जो परीक्षा होने वाला है उसमें एकदम बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दीजिए बीपीएससी 3.0 को, यानी कि तीसरे फेज को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोग जो है एकदम बिल्कुल अपने आप को मोटिवेशन जो है बनाए रखिए, मोटिवेशन बिल्कुल गिरने नहीं देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर है कि ट्रैकोमा रोग का संबंध है। ट्रैकोमा जो है तो ये आंखों से है, फेफड़ों से, कान से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ट्रैकोमा और ग्लूकोमा, मैं एक और चीज यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये कई बार प्रश्न आप लोग को देखे जाते हैं परीक्षाओं में। तो ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग जो है दोस्त मेरे, ये आप लोग को आंखों से संबंधित रोग है, ठीक है ना। ये आंखों से संबंधित रोग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न 27 नंबर है कि मानव कान का श्रवण प्रास क्या है? या आप लोग कह दीजिए कि ऑडिबल साउंड अगर पूछ दे, ऑडिबल साउंड कभी कभी पूछ देता है कि ऑडिबल साउंड का रेंज क्या होता है। तो मानव कान का श्रवण प्रास की अगर बात की जाए, जो मानव का अपने आपके द्वारा जो कान का जो श्रवण शक्ति है वो कितना है, तो दोस्त मेरे ये आप लोग को हो जाता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो जाता है, ठीक है ना। 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक जो है ये मानव कान का श्रवण प्रास रहता है। और आप लोग को देखिए ये ऑडिबल साउंड बोला जाता है, एक आप लोग को बोला जाता है पराश्रव्य तरंगे, ठीक है ना, पराश्रव्य तरंगे। और आप लोग को एक बोला जाता है ये अपश्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंगे बोला जाता है, ठीक है ना। पराश्रव्य तरंगे और अपश्रव्य तरंगे जो है
दो बोला जाता है। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव और इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव जो है, अच्छे से मैं लिख दे रहा हूं, तो उसका भी आप लोग जो है अल्ट्रासोनिक वेव और इंफ्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंगे और अपश्रव्य तरंगे जो है इनका हिंदी में हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका रेंज क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको भी कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि कई बार प्रश्न जो है ऑडिबल साउंड, ये अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक से आप लोग को परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं और बार बार पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और आप लोग इसको जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जब करेंगे तो इससे मुझे ये लगता है कि आप लोग जो है आप लोग काफी इंटरेक्शन से इन वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग की तैयारी जो है बहुत अच्छी शानदार तरीके से चल रही है। तो जो दोस्त का तैयारी अच्छा से चल रहा है वो एकदम बढ़िया से तैयारी करते रहे, और जिनका नहीं चल रहा है वो शुरुआत कर दे भाई, क्योंकि कभी ना कभी तो शुरुआत करना ही पड़ेगा। आप लोग को कुछ अगर नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया कोई बात नहीं, इस बार सिलेक्शन पक्का ले लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोग को है 28वां नंबर प्रश्न है कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है। आहार नली की दीवार जो है उसको संकुचन और विस्तार की गति जो होती है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्त मेरे इसको कहा जाता है क्रमाकुंचन जो है, क्रमाकुंचन जो है इसको कहा जाता है। आहार नली की दीवारों को संकुचन और विस्तार की गति जो है ये क्रमाकुंचन कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न 19 नंबर है आप लोग को कि नदी की अधिकतम अपरदन क्षमता वहां अधिकतम होती है जहां, नदी की अधिकतम अपरदन क्षमता, अपरदन मतलब जहां कटाव वो बहुत ज्यादा करता है। ऑप्शन है गहराई अधिक हो, चौड़ाई अधिक हो, वेग अधिक हो, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग सीधी सी बात समझिए कि पानी का धार जहां पर तेज रहेगा दोस्तों मट्टी का कटाव वहां पर ज्यादा होता है। आप लोग कई जगह जहां पर देखे होंगे कि नदी का जहां पर धारा जो है वो तेज रहता है वहां पर अगल बगल से या नीचे से जो है मिट्टी का जो है कटाव चलते रहता है। तो वही अपरदन क्षमता जो है अधिकतर जहां पर ये वेग अधिक होता है ना नदी का, वहां पर अपरदन क्षमता जो है वो अधिक होता है। ठीक है ना, अपरदन क्षमता जो है अधिक होता है। तो इसका गहराई और चौड़ाई से कोई विशेष मतलब नहीं होता है, वेग अधिक होना चाहिए नदी के, जो जो धारा चलती है उसका वेग अधिक होता है तो वहां पर अपरदन क्षमता जो है वो काफी ज्यादा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोग को 30 नंबर है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन थे दोस्तों। ऑप्शन है न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बातें किसने कही थी। तो सर्वप्रथम जो है ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बात कहा था कोपरनिकस ने। ठीक है ना, किसने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था ये कि सर्वप्रथम इन्हीं ने ही खोज किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो आप लोग को 30 प्रश्न जो है आप लोग शानदार तरीके से देख लिए। अब चलिए आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न जो है 31 नंबर प्रश्न है उसको भी देख लीजिए। ये प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है ना, आप लोग इसको भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रहों की गति के नियम को आप लोग को बताना है और आप लोग जरूर इसको कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में इसको टाइप कीजिए इसके आंसर को। आप लोग को दोस्तों, आप लोग की लगातार तैयारी और लगातार क्लासेस हमारे चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पर आप लोग को मिलता रहेगा। और दोस्तों इसी तरह अपना प्यार जो है इस चैनल पर बनाए रखिए। और चैनल नया है इसलिए आप लोग के द्वारा चैनल पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है अपेक्षित है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो दोस्त मेरे इसी तरह का जबरदस्त क्लास पाने के लिए आप लोग बेल नोटिफिकेशन भी अपनी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई क्लास आप लोग के लिए लाऊं आप लोग को सबसे पहले वो मिले। तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा और इसी के साथ आज का यह क्लास जो है शानदार आप लोग को यहीं पर समाप्त होता है। एक और शानदार क्लास को लेकर आप लोग को मैं समक्ष उपस्थित हूँ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।